नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस मेंस बूस्टर सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं किसी एक टॉपिक को विस्तार से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अविश्वास प्रस्ताव। चर्चा में क्यों है यह टॉपिक? क्योंकि अभी हाल ही में जो है आपको केरल विधानसभा में विपक्ष के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इस अविश्वास प्रस्ताव में जो है 40 मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गए और 87 मत जो है उसके विपक्ष में गए, यानी अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। यह अविश्वास प्रस्ताव जो है आपको पिनरई विजयन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ लाया गया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि केरल विधानसभा में कुल 140 सीट है और किसी भी विधानसभा में जितनी सीटें होती हैं उसके 50% से एक ज़्यादा जो होता है वो सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। यानी यहाँ पर 71 सीट अगर किसी के पास है तो वह सरकार बना सकती है। वर्तमान में वहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार है जिसका नाम है लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी LDF, और यह गठबंधन जो है मुख्यतः CPI-M से बना हुआ है। पिनरई विजयन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। बेसिकली भारतीय संविधान में जो है विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव जैसा कोई शब्द उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 75 आपको कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है आपको वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे। सरकार के खिलाफ जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो आपको लोकसभा का नियम 198 है, उसी के तहत केंद्र अथवा राज्य सरकार के खिलाफ आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जिसको हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं, यह एक तरह से संसदीय प्रस्ताव है जिसमें जो है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है विश्वास नहीं जताया जाता है। यानी यह उम्मीद किया जाता है कि अब यह जो मंत्रिपरिषद है वह बहुमत में नहीं रह गया है, यह सरकार जो है अब बहुमत में नहीं रह गई है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री सहित जो पूरी की पूरी कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उनको इस्तीफा देना होता है। अगर इसके प्रक्रिया की बात करें तो लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से लेकर के 198(5) तक जो है मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया का जो है निर्धारण किया गया है। यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, एक वाक्य उसमें लिखा रहता है जिसमें लिखा जाता है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। यदि इस पूरी प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करें तो पहला है आपको नियम 198(1) का क, जो कहता है कि यदि किसी सदस्य को माननीय सांसद या यदि विधानमंडल की बात करें तो माननीय विधायक को अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए उनको पहले स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी, सदन से अनुमति मिलेगी। उसके बाद नियम 198(1) ख कहता है कि 10 बजे तक जो है सुबह में इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। इस समय के बाद मिली सूचना को अगले दिन की सूचना के रूप में काउंट किया जाएगा, यानी वो अगले दिन की कार्रवाई के दौरान उसको लिया जाएगा। नियम 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य का होना आवश्यक है। यदि इतने सांसद न हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बाद जो है नियम 198(3) के तहत अध्यक्ष अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग जो है वो तय कर सकते हैं कि किस समय इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, और उसके बाद फिर वोटिंग होता है। 198(4) के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की अंतिम घोषणा जो है करते हैं। नियम 198(5) के तहत भाषणों की समय सीमा तय करने का अधिकार जो होता है वो आपको अध्यक्ष को मिलता है। इसमें जो है वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद जो होते हैं वो आपको वोटिंग में भाग अविश्वास प्रस्ताव में नहीं ले सकते हैं। लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होना जरूरी होता है, और जब चर्चा हो जाएगी तो उसके बाद फिर वोटिंग होगा या फिर जैसा कोई फैसला आए वो फैसला आएगा। इसके लिए मतदान होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर सकती है। यानी कि पार्टी जो है यदि अविश्वास प्रस्ताव में किसी एक पक्ष में अपना मतदान करना चाहती है तो अपने सभी सांसदों को या अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी करेगी कि आपको उसी व्यक्ति के पक्ष में या उसी पार्टी के पक्ष में मतदान देना है। यदि कोई उस पार्टी लाइन से हटकर मतदान करेगा व्हिप जारी करने के बाद तो उससे उसकी जो सदस्यता होती है वो खतरे में आ जाएगी, उस सांसद को अयोग्य माना जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों के आधे से एक ज़्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है, और कई बार ऐसा जो है अपने यहाँ हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव को किसी कारण पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई माननीय सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आते हैं तो वह आवश्यक नहीं है कि वह क्या कारण है जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए उस कारण को बतलाएं। जब सूचना में कारण उल्लेखित होते हैं और उन्हें सभा में पढ़ा जाता है तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते हैं। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार जो है आपको अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव को रखा था। अब तब जो उस समय प्रधानमंत्री थे
जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था और इस प्रस्ताव के पक्ष में उस समय 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे और वो अविश्वास प्रस्ताव जो है खारिज हो गया था। संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव जो है अब तक रखा जा चुका और सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव जो है वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की जो सरकारें थी उनको 3-3 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए पहली बार सरकार जो है वो 1978 में गिरी थी, जब तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार को मतदान में हार का सामना करना पड़ा था और उनकी सरकार के खिलाफ कुल 2 बार यह जो है प्रस्ताव लाया गया था। 1979 में भी जो है उस समय जो प्रधानमंत्री थे चरण सिंह जी, उनको इस्तीफा इसीलिए देना पड़ा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था सदन में उसमें तत्कालीन सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई। इसी प्रकार 89 में बीपी सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। 1993 में जो है अविश्वास प्रस्ताव आया था जिसमें नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि सरकार बच गई, बहुत कम अंतर हो। 1998 में भी आपको जो है इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद आई.के. गुजराल को जो है आपको इस्तीफा देना पड़ा था। इसी प्रकार से आपको राजग की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसके प्रधानमंत्री थे, उनको 2 बार जो है विश्वास मत प्राप्त करने में जो है सो असफलता हासिल हुई। 1996 में केवल 13 दिनों की सरकार चलाने के बाद उन्होंने मत विभाजन के पहले ही इस्तीफा दे दिया था और 1998 में उनकी सरकार जो केवल 1 वोट से जो है अविश्वास प्रस्ताव में हार गई थी। जुलाई 2009 में जो है अमेरिका के साथ परमाणु समझौता के विरोध में उस समय जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संपर्क की सरकार थी या यूपीए जिसको हम लोग कहते हैं, यूपीए की सरकार थी, उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है बहुत कम वोटों के अंतर से जो है इस पर विजय पा सके थे। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव संसद में रखने का जो रिकॉर्ड है वो आपको माकपा के सांसद हैं आपको ज्योतिर्मय बसु, उनके नाम से है। उन्होंने अपने 4 अविश्वास प्रस्ताव रखे हैं अब तक और वो चारों अविश्वास प्रस्ताव जो थे वो उनके इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए थे। पहला प्रस्ताव उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ किया था और दूसरी बार उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ किया था। 2018 में जो वर्तमान एनडीए सरकार है अभी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके पक्ष में आपको 126 मत पड़ा था और विपक्ष में आपको 325 मत पड़ा था। अब हम जान लें थोड़ा अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है। वास्तव में ये दोनों ही प्रस्ताव जो है वो संसदीय प्रक्रिया का ऐसा अंग है जिसमें सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव जो है वो अपना बहुमत दिखाने के लिए सत्ताधारी दल खुद लेकर के आते हैं। इसीलिए ज्यादातर मामलों में हमें अविश्वास प्रस्ताव ही देखने को मिलता है, क्योंकि विपक्षी दल कहीं न कहीं असंतुष्ट होते हैं सरकार की नीतियों से, या उन्हें लगता है कि सरकार के पास जो है जितना बहुमत होना चाहिए वह बहुमत नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति भी सरकार से सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकते हैं। उस स्थिति में सरकार जो है विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। यदि सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो 15 दिन के बाद विपक्ष पुनः सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार ला सकता है। संसदीय प्रावधान में कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने के बाद ही जो है दोबारा आपको अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। क्योंकि विश्वास मत जो है वो आपको सरकार की तरफ से लाया जाता है, इसलिए उस पर यह बात लागू नहीं होती है कि यदि एक बार विश्वास मत लाया गया तो 6 महीने के बाद लाया जाएगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के साथ यह बात आपको लागू होती है। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ऐसे में सरकार को या तो इस्तीफा देना होता है या फिर लोकसभा को भंग करके आम चुनाव की सिफारिश जो है राष्ट्रपति के पास करनी होती है। इसके बाद राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो नई सरकार को आमंत्रित करें, अथवा यदि ऐसा संभव नहीं हो सकता है तो वर्तमान सरकार को ही चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता है या नई सरकार नहीं बन जाती है तब तक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करने के लिए कह सकते हैं। यदि बात की जाए कुछ अन्य देशों की, तो ब्रिटेन में भी आपको अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया अपनाई जाती है और भारत ने उसी ब्रिटेन की जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है उसी के तहत इस अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को अपने संसदीय नियम में रखा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी ब्रिटेन की प्रक्रिया का जो है अनुसरण किया जाता है। विश्व में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है आपको ब्रिटेन में ही 1742 में रॉबर्ट वालपोल की सरकार के खिलाफ लाया गया था। जर्मनी, स्पेन और इजराइल में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके साथ उस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करना होता है जिस पर उन्हें विश्वास है। इसमें अविश्वास और विश्वास मत के प्रस्ताव एक साथ सदन में रखे जाते हैं। इटली में अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों सदनों की यानी अपर हाउस और लोअर हाउस जो है उन दोनों की सहमति आवश्यक होती है। जापान में प्रतिनिधि सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। ये आपको कुछ देशों का जो है तुलनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का अध्ययन है।
ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम इस अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कहें तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसदीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है। जब पूर्ण बहुमत की सरकारें काम करती हैं तब अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष का एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में भी माना जाता है, जिसका उद्देश्य होता है सरकार की जवाबदेही को तय करना। लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में विपक्ष ने इसको अपने एक हथियार की तरह यूज किया या सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव के हथियार का प्रयोग किया। जब भी विपक्ष को लगता कि उसके पास सरकार को मुश्किल में डालने के लायक एक संख्या है, एक बल है या एक वोट है, काउंटिंग है, तो वह जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। इसके समर्थन में वे सदस्य आते थे जिन्हें सरकार में विश्वास नहीं होता था। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने कहा था कि संसद के लिए 3 डी आवश्यक है, डिबेट, डिसेंट और डिसीजन। लेकिन संसद जो है इन 3 डी को छोड़ करके अब चौथा डी डिसरप्शन से जुड़ गया है। इसके लिए सरकार और विभिन्न दलों के बीच हुई बैठकों में परस्पर सहयोग और संसदीय मर्यादा के पालन पर सहमति बनाने की आवश्यकता है। अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग तभी किया जाए जब लगे कि सरकार बहुमत में नहीं है, और इसका उपयोग जो है व्यक्तिगत हितों को या स्वार्थों को साधने के लिए न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न की, तो आपका प्रश्न यह हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है, उसको रेखांकित कीजिए। या प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि हाल के दिनों में गठबंधन की सरकारों में अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग जिस प्रकार से कोई पार्टी अपने नीतियों को या अपनी बातों को मनवाने के लिए कर रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं।